हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टी टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम टी टेस्ट को एक सिंगल रैंडम सैंपल के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले टी टेस्ट पर और समझते हैं कि टी टेस्ट का एप्लीकेशन क्या होता है, यानी किस केस में आप टी टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं टी टेस्ट पर। टी टेस्ट को हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो टी टेस्ट बोला जाए या स्टूडेंट टी टेस्ट बोला जाए, बात एक ही है। तो अब टी टेस्ट का यूज हम कहाँ पर करते हैं उसको समझते हैं। द स्टूडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स फॉर स्मॉल सैंपल्स। देखिए टी टेस्ट का जो यूज करते हैं हम, वो उस केस में करते हैं कि जब आपको मीन के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करना हो। ठीक है। किसके बीच में? मीन के बीच में। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी बात होगी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स, या मीन का मतलब क्या है? एवरेज वैल्यूज। तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? टी टेस्ट का यूज करेंगे। और किस केस में? जब आपके सैंपल कैसे होंगे? स्मॉल सैंपल्स के केस में। अब स्मॉल सैंपल क्या होते हैं? जब भी सैंपल साइज आपका <30 या =30 होगा, तो उन सैंपल्स के सिग्निफिकेंट डिफरेंस को आपको चेक करना होगा मीन्स के बीच। तो आप उस केस में टी टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर किसी सैंपल में <30 है या =30 है, तो उन सभी सैंपल्स को आप बोलते हैं स्मॉल सैंपल्स। और उनके मीन्स के सिग्निफिकेंट डिफरेंस को जब भी आप चेक करेंगे, तो वो किससे चेक करेंगे? टी टेस्ट का यूज करके चेक करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम टी टेस्ट को एक सिंगल रैंडम सैंपल के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सिंगल रैंडम सैंपल क्या होता है उसको समझेंगे पहले। तो चलिए चलते हैं टी टेस्ट फॉर अ सिंगल रैंडम सैंपल। ठीक है। तो देखिए सिंगल रैंडम सैंपल क्या होगा कि अगर हमारी एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और उस पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल चूज करते हैं जिसका साइज जो होगा, मतलब जिस सैंपल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी? <30 होंगी या फिर 30 होंगी। तो ऐसा जो सैंपल जो चूज किया हमने, वो सैंपल बोला जाएगा स्मॉल सैंपल। अब जो सैंपल आपने चूज किया उस सैंपल के मीन और पॉपुलेशन के मीन में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उसको अगर आपको चेक करना है, तो उस केस में आपको टी टेस्ट यूज करना है फॉर अ सिंगल रैंडम सैंपल। ठीक है। अब करते कैसे हैं इसको टी टेस्ट का यूज हम? ठीक है, इसके वर्किंग रूल को समझेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले वर्किंग रूल पर। तो वर्किंग रूल के क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डिफाइन अ नल हाइपोथेसिस। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं, उसको डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप स्टेप 2 में आपको एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 को डिफाइन करना है एंड डिसाइड वेदर द टेस्ट इज फॉर सिंगल टेल्ड और टू टेल्ड। ठीक है। तो जो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है आपकी H1, ये H0 के अगेंस्ट होती है। मतलब अगर H0 जो भी स्टेटमेंट है आपका, उस स्टेटमेंट का विरोध करती है, उसके अगेंस्ट जाती है क्या? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि H1 होती है। और H1 जब आप बना लेंगे, उसको डिफाइन कर लेंगे, तो इस H1 से ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो आप टेस्ट यूज करने जा रहे हैं टी टेस्ट, वो सिंगल टेल्ड होगा या फिर टू टेल्ड होगा। जब इतना काम आप कर लेंगे स्टेप 2 में, तो उसके बाद स्टेप 3 पर आएंगे। और स्टेप 3 में क्या करेंगे? आप टी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप? टी की। और किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? टी का क्या फॉर्मूला होता है? टी इक्वल टू होता है x बार - म्यू अपॉन s अपॉन अंडर रूट n। ठीक है।
अब इसमें हमने कुछ सिंबल्स यूज किए हैं जैसे एक्स बार, म्यू, एस और एन। तो अब इनको समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो वेयर एक्स बार जो है वो होगा आपका सैंपल मीन। एक्स बार क्या होगा? सैंपल मीन, मतलब जो सैंपल आपने चूज किया किसी पॉपुलेशन से, उसका जो भी मीन होगा उसको बोलेंगे आप एक्स बार। और जो पॉपुलेशन है, आप जिस पॉपुलेशन से आपने सैंपल लिया है उस पॉपुलेशन का जो मीन होगा उसको डिनोट करेंगे आप म्यू से। ठीक है, और जो सैंपल का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा एस, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको किससे डिनोट करेंगे? एस से। इस एस का क्या फॉर्मूला होता है? एस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का समेशन अपॉन एन माइनस वन। अब यहां पर एन क्या है? एन है आपका साइज ऑफ सैंपल। साइज ऑफ सैंपल मतलब कि जो सैंपल आपने चूज किया है उसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये है आपका एन। ठीक है, तो स्टेप 3 में आप टी को कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब पहले आपको एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इस फॉर्मूले से आपको एस की वैल्यू फाइंड करनी है, और एन की वैल्यू आपको गिवन होगी कि जो सैंपल है उसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो इन सभी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ये जो टी की वैल्यू आती है आपको, आपकी, इसको बोलते हैं आप कैलकुलेटेड टी, यानी ये टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि आपने कैलकुलेट की। तो स्टेप 3 में आप टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे आप स्टेप 4 पर। स्टेप 4 में क्या करेंगे आप? स्टेप 4 में आप फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्टेप 4 में क्या फाइंड करना है आपको? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होगा सिंगल सैंपल के लिए? वो होगा एन माइनस वन। और यहाँ पर एन क्या है? एन है साइज ऑफ सैंपल, यानी सैंपल में कितनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप स्टेप 4 में फाइंड कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे आप स्टेप 5 पर। तो स्टेप 5 में आप क्या करेंगे? टेक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इक्वल टू 5% और एज गिवन इन द प्रॉब्लम। कहने का मतलब, आप स्टेप 5 में जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। उसको या तो आप, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 5%, या तो आप 5% ले लेंगे। 5% मतलब 0.05, या तो ये अल्फा की वैल्यू आप ले लेंगे अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। अगर प्रॉब्लम में या क्वेश्चन में आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है, मान लो 10% है या 20% है, तो वो वैल्यू लेंगे। अगर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू, तब आप अल्फा की वैल्यू 5% ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, तो स्टेप 5 में आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे स्टेप 6 पर। स्टेप 6 में क्या करेंगे आप? स्टेप 6 में आप फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी? टी अल्फा की। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? टी अल्फा। टी अल्फा मतलब ये होती है टेबुलेटेड वैल्यू, यानी ये टी टेस्ट की एक टेबल आपको गिवन होती है, उसमें से आपको टी अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। मान लो अगर आपने अल्फा लिया है 0.05, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है टेबल से? जीरो पॉइंट टी एट 0.05। और टेबल से वैल्यू देखने के लिए आप जब टी टेस्ट की टेबल देखते हैं, तो इधर आपका लिखा हुआ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3 4 5, ये 30 तक लिखा हुआ होता है, और इधर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखे होते हैं आपके। तो जैसे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई मान लो 5, और तो आप यहाँ पर 5 पर देखें जाएंगे, और फिर 5% पर अगर आप देख रहे हैं तो 5% के नीचे यहाँ पर जो वैल्यू होगी टेबल में, वो टी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप टी अल्फा फाइंड कर लेंगे, यानी टी टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे टेबल से, जो कि क्या बोलते हैं हम? टी अल्फा बोलते हैं। तो ये तो टी अल्फा आपने फाइंड कर लिया टेबुलेटेड वैल्यू, और ये टी की कैसी वैल्यू है? कैलकुलेटेड वैल्यू। अब इन दोनों को हम स्टेप 6 के बाद स्टेप 7 में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 7 में हम क्या करेंगे? जो भी टी की वैल्यू आएगी आपकी,
उसका मॉडुलस ले लेंगे, मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे आप, मतलब अगर वो नेगेटिव है तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो वो वैल्यू क्या होगी आपकी, कैलकुलेटेड, जो कि आपने इस फॉर्मूले से फाइंड की है। और टी अल्फा क्या है आपकी, जो आपने टेबल से वैल्यू फाइंड की है। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टी की टेबुलेटेड वैल्यू टी से क्या होती है, लेस देन होती है, तो उस केस में आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है, यानी एच नोट जो होती है, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अदरवाइज वो क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाएगी। मान लो कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है तो एक्सेप्ट होगी, और लेस देन नहीं है, चाहे वो इक्वल हो या ग्रेटर हो टेबुलेटेड वैल्यू से यानी टी अल्फा से, तो उस केस में हाइपोथेसिस जो होती है आपकी नल हाइपोथेसिस एच नोट, वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर एक्सेप्ट होगी एच नोट तो एच नोट वाली बात मानी जाएगी, वो डिसीजन होगा आपका। और अगर रिजेक्ट होगी एच नोट तो एच वन वाली बात मानी जाएगी, वो आपका फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, तो ये था वर्किंग रूल। अब चलते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम्स पर और उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, The nine items of a sample are 45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53 एंड 51। ठीक है, तो ये 9 आइटम्स हैं एक सैंपल के, यानी सैंपल का जो साइज है यहाँ पर वो 9 है, यानी सैंपल के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन है, तो एन की वैल्यू जो है वो 9 है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, चेक, कैन यू से दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन 47.5। तो ये क्या गिवन है आपको, पॉपुलेशन मीन गिवन है 47.5। तो आपको ये चेक करना है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करना है किसके बीच, सैंपल मीन के बीच और पॉपुलेशन मीन के बीच। तो आप देखिए क्वेश्चन को देखते ही समझ गए हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करना है किसके बीच, मीन्स के बीच। तो जब भी बात मीन की होगी तो यानी आपको क्या यूज करना है, टी टेस्ट यूज करना है। तो ये टी टेस्ट का क्वेश्चन है, आपने देखते ही पता कर लिया। और कैसा क्वेश्चन है, सिंगल रैंडम सैंपल के लिए है, क्योंकि इसमें एक ही सैंपल गिवन है आपको जिसमें कि 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी 9 आइटम्स हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम, पहला स्टेप होता है हमारा नल हाइपोथेसिस, उसको डिफाइन करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं एच नोट से। तो हमने एच नोट को डिफाइन किया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन, जिसको हम बोलते हैं म्यू, एंड सैंपल मीन, जिसको बोलते हैं एक्स बार। तो नल हाइपोथेसिस में हमेशा आप जो लेकर चलेंगे वो ये मानकर चलेंगे कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये नल हाइपोथेसिस में आप हमेशा मानेंगे, यानी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। तो जब नल हाइपोथेसिस आपने ले ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे। लेकिन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेने से पहले आप क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकली लिख लेंगे, यानी एच नॉट सच दैट, यानी पॉपुलेशन मीन म्यू और सैंपल मीन एक्स बार, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लिख सकते हैं एच नॉट सच दैट एक्स बार और म्यू कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। ये आपकी नल हाइपोथेसिस का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर, अब चलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर, जो कि एच नॉट के अगेंस्ट जाती है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन ली हमने। तो देखिए एच नोट में तो आपने लिया था कि कोई भी डिफरेंस नहीं है पॉपुलेशन मीन में और सैंपल मीन में। अब एच वन इसके अगेंस्ट जाएगी तो इसको क्या लेंगे आप, द पॉपुलेशन मीन म्यू एंड सैंपल मीन एक्स बार आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं लेंगे। कहने का मतलब ये इस स्टेटमेंट का एक्स बार इक्वल टू म्यू जो है इसके अगेंस्ट जाएगा, यानी एक्स बार इज नॉट इक्वल टू म्यू। तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे अब आप, तो क्या हो जाएगा, एक्स बार इज नॉट इक्वल टू
म्यू हो जाएगा, यानी पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये हो गई आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इससे आपको ये पहचानना है ये टू टेल्ड है या सिंगल टेल्ड है। तो देखिए जब भी यहाँ पर साइन आएगा नॉट इक्वल टू का, तो हमेशा ये होगा टू टेल्ड टेस्ट। ठीक है। और अगर नॉट इक्वल टू के साइन के प्लेस पर अगर ग्रेटर देन, लेस देन इस तरह के साइन आते हैं, तब ये होगा सिंगल टेल्ड। समझ में आई बात? क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब ये टेस्ट जो है आपका टू टेल टेस्ट यूज करेंगे आप। अगर ये साइन होता लेस देन या ग्रेटर देन का, तो तब आप क्या बोलते कि टेस्ट कैसा होता, सिंगल टेल टेस्ट होता। ठीक है। तो ये दो स्टेप आपने लिख लिए। उसके बाद अब आएंगे आप, नेक्स्ट चलेंगे। तो सबसे पहले अब आप लिख लेंगे जो गिवन है। तो गिवन क्या है, जो सैंपल गिवन है उसका साइज जो है वो 9 है, यानी उसमें कितने आइटम है, 9। तो यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n जो हो गई वो 9 हो गई। दूसरी बात, आपको पॉपुलेशन मीन भी गिवन है। देखिए यहाँ पर दे रखा है पॉपुलेशन मीन कितना, 47.5। तो म्यू की जो वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई, 47.5 हो गई। ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करते हैं, टी को कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट करते हैं, टी को। तो टी का क्या फॉर्मूला होता है, टी का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन। तो देखिए म्यू तो आपके पास है, एक्स बार को आपको फाइंड करना पड़ेगा। जब तक एक्स बार फाइंड नहीं होगा और एस फाइंड नहीं होगा, तब तक आप टी की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। एन की वैल्यू तो आपको पता है 9 है। तो यानी आपको सबसे पहले तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। एस का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n-1। तो एस बी कब फाइंड होगा, जब आपका एक्स बार फाइंड हो जाएगा। तो यानी सबसे पहला जो काम है हमारा, वो किसको फाइंड करना है, एक्स बार को फाइंड करना है। जब एक्स बार आ जाएगा तो उससे हम एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जब एस आ जाएगा तो हमारा टी भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो हम फाइंड करेंगे वो किसको फाइंड करेंगे, एक्स बार को फाइंड करेंगे, यानी सैंपल के मीन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिए, जो भी आपकी सैंपल्स की ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, जो भी आइटम्स थे उनको लिख लीजिए। और इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, एक्स से। ठीक है। तो कितनी ऑब्जर्वेशन थी आपको, 9 ऑब्जर्वेशन गिवन थी, 45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53 और 51। ये 9 ऑब्जर्वेशन हमने लिख ली, इनको हमने बोल दिया एक्स। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एक्स बार। अब एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है भाई, एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। तो यानी समेशन एक्स, यानी इस कॉलम का आपको टोटल भी फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल फाइंड कर लेंगे इसका, और फिर उसे एन से डिवाइड कर देंगे, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो मैं टोटल फाइंड कर लेता हूँ इसका। देखिए टोटल कितना आया हमारा, टोटल आया इसका 442। तो अब मीन फाइंड कर लेता हूं मैं एक्स बार। तो मीन होता है एक्स बार हमारा समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक है। अब समेशन एक्स यानी एक्स का टोटल कितना आया है, 442। तो यहाँ पर 442 पुट कर दूंगा। और एन कितना है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9। तो यहाँ एन के प्लेस पर 9 पुट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये पुट करने के बाद मैंने कैलकुलेट किया, तो एक्स बार की वैल्यू मुझे मिल गई, सैंपल मीन की वैल्यू वो कितनी आई मेरी, 49.11। ठीक है। तो जब एक्स बार आ जाता है हमारा, उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, एस फाइंड करते हैं। अब एस का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n-1। ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले समेशन है इसके आगे, एक्स माइनस एक्स बार के आगे। तो मुझे यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स बार, यानी एक्स कितना, एक्स तो एक्स रहेगा, एक्स बार कितना आया है 49.11।
तो यहाँ पर मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा x-49.11 यानी x-x बार। तो वो कॉलम मैं बना लेता हूँ। तो ये मैंने कॉलम बना लिया x-x बार यानी x-49.11। अब ये कॉलम मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए x की वैल्यू तो ये है आपकी। तो इन वैल्यूज से आपको क्या माइनस कर देना है, x की सभी वैल्यूज से 49.11 माइनस कर देंगे। तो 45 से जब 49.11 माइनस करेंगे तो ये बचेगा। इस तरह से इन सभी वैल्यूज से हमने x की सभी वैल्यूज से क्या माइनस कर दिया, 49.11। तो हमें कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाएंगी। क्लियर है। अब यहां पर इसके बराबर में हम कॉलम बनाएंगे x-x बार का होल स्क्वायर का। ठीक है। तो ये कॉलम है आपका x-x बार, यानी इस कॉलम को बनाने के लिए आप क्या कर देंगे, ये जो कॉलम है आपका x-x बार, इन सभी वैल्यूज का स्क्वायर्स कर देंगे। ठीक है। तो चलिए मैं कर देता हूं स्क्वायर। ठीक है। तो अब ये मैंने कॉलम बना लिया यहाँ पर x-x बार का होल स्क्वायर। ठीक है। यानी x-x बार कितना था, 49.11 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये कॉलम कहाँ पर है आपका, ये कॉलम है। इन सभी वैल्यूज का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। तो -4.11 का स्क्वायर ये हो जाएगा। इसी तरह से -2.11 का स्क्वायर ये हो जाएगा। इसी तरह से हमने इन सभी वैल्यूज का स्क्वायर कर दिया तो हमें ये सभी वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस कॉलम का हम टोटल कर लेते हैं, किसका, x-x बार होल स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं, जो कि कितना आ गया, 54.889 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं एस को, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, सैंपल के। तो एस का क्या फॉर्मूला होता है, एस का फॉर्मूला होता है √समेशन ऑफ x-x बार होल स्क्वायर अपॉन n-1। तो देखिए ये है x-x बार होल स्क्वायर का टोटल समेशन लगा हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 54.889। तो इसके प्लेस पर हम पुट कर देंगे 54.889, और n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 9। तो ये पुट कर देते हैं हम। तो ये पुट कर दिया, और इसको जब हमने कैलकुलेट किया, रूट वगैरह फाइंड कर लिया, तो s की वैल्यू हमें मिल गई 2.61। तो अब हमारा क्या मिल चुका है, s हमें मिल चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, t फाइंड करना है। तो t का क्या फॉर्मूला होता है, t का फॉर्मूला होता है x बार माइनस म्यू अपॉन s अपॉन √n। अब क्वेश्चन में अभी हमने x बार की वैल्यू फाइंड की थी। x बार की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने, जो आई थी, मीन जो फाइंड किया था 49.11। ठीक है। और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, गिवन था म्यू कितना था, 47 पॉइंट समथिंग था। ठीक है। और एस जो है अभी अभी आपने फाइंड किया है 2.61 है। और एन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कितनी है, 9। तो इन सभी की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इसमें। तो देखिए हमने एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी है, जो फाइंड किया था। म्यू क्वेश्चन में गिवन था 47.5, तो हमने म्यू पुट कर दिया। एस हमने ये कैलकुलेट किया था, एस के प्लेस पर ये पुट कर दिया, और एन के प्लेस पर हमने 9 पुट कर दिया। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो टी की जो वैल्यू मिली हमें, वो वैल्यू मिली 1.85। तो ये टी की वैल्यू मिल गई हमें 1.85। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इस वैल्यू का मोड ले लेते हैं। यानी ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर नेगेटिव होती तब भी ये पॉजिटिव हो जाती। तो ये 1.85 वैल्यू आई टी की, और ये कैसी वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी, और कैसी वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो कि आपने कैलकुलेट की है। तो ये आ गई 1.85। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होता है सिंगल सैंपल के लिए, n-1। और n क्या होता है यहाँ पर,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ सैंपल या फिर सैंपल साइज। तो कितनी ऑब्जर्वेशन गिवन है सैंपल में? 9 ऑब्जर्वेशन गिवन थी। ये टोटल 9 ही तो ऑब्जर्वेशन थी, इन्हें काउंट कर सकते हैं आप यहाँ तक। तो ये कितनी है? 9 ऑब्जर्वेशन गिवन है। तो एन की वैल्यू हमने 9 पुट कर दी, उसमें से 1 गया तो कितना बचा? 8। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 8। इसके बाद हम लेते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, यानी अल्फा को। अब अल्फा क्वेश्चन में हमारा गिवन नहीं है कि हमें कितना लेना है। तो जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है अल्फा, तब हम अल्फा को 5% ले लेते हैं। तो हमने अल्फा की वैल्यू कितनी ले ली? 5% ले ली। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 5% है, यानी 5% का मतलब 5 को जब 5 से 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 0.05। तो यानी ये आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा की वैल्यू के बिहाफ पर आप टी टेस्ट की जो टेबल होती है उससे टी अल्फा फाइंड करेंगे, यानी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है। तो वो आप कैसे देखेंगे? टेबल से देख लेंगे। उसको देखने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो टेस्ट था आपका वो सिंगल टेल्ड था या टू टेल्ड था। ठीक है। तो जो टेस्ट था वो आपका टू टेल्ड था, क्योंकि इसमें जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनी थी वो ये बनी थी जो कि मैंने बताया था। तो बीच में यहाँ पर कैसा साइन था? नॉट इक्वल टू का। तो यानी ये टू टेल्ड का क्वेश्चन है आपका। टू टेल्ड टेस्ट यूज करना है। ठीक है। तो अब आपके पास जो टी टेस्ट की टेबल होगी, अगर वो टू टेल्ड टी टेस्ट की टेबल है तो आप उसमें से कैसे देखेंगे टी की वैल्यू? यहाँ पर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी हुई होगी उसमें, और यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा हुआ होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 के सामने जाएंगे और यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के सामने। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या लिखी हुई होगी आपकी? 2.31। तो ये हमने टेबल से देख ली। 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर देखी? 0.05 पर। तो टी की ये क्या वैल्यू आ गई? टी की वैल्यू आ गई है टी अल्फा, यानी टेबुलेटेड वैल्यू है 2.31। ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे हम टी की कैलकुलेटेड वैल्यू से, जो कि क्या आई है? 1.85। तो अब ये देखेंगे टी कैलकुलेटेड इससे लेस देन है कि नहीं है टेबुलेटेड से। तो टी कैलकुलेटेड जो है ये 1.85, ये टी टेबुलेटेड यानी 2.31 से लेस देन है। तो जब भी लेस देन होती है टी कैलकुलेटेड की वैल्यू, तब नल हाइपोथेसिस जो है आपकी वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो इसके बाद आप लिखेंगे द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ठीक है। इट मीन्स देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। तो नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो गई, ये डिसीजन आ गया आपका। यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है, इसका मतलब जो एच नोट आपने कंसीडर किया था वो स्टेटमेंट ट्रू है, यानी वो बात मानी जाएगी। यानी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। यही तो आप कंसीडर करके चले थे नल हाइपोथेसिस में। तो ये बात एक्सेप्ट हो गई है। तो ये फाइनल डिसीजन हो जाएगा, प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनुअल रेनफॉल एट अ सर्टेन प्लेस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 45 सेंटीमीटर। ठीक है। क्लियर। उसके बाद रेनफॉल गिवन है आपका ड्यूरिंग लास्ट 5 इयर्स। ठीक है। तो लास्ट 5 इयर्स का डेटा लिया है हमने। तो वो कितना गिवन है? 48 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड 43 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक कोई सर्टेन प्लेस है, उस पर जो नॉर्मली जो रेनफॉल होता है, जो बारिश होती है, वो नॉर्मली कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है। यानी ये उस प्लेस पर पॉपुलेशन मीन है। ठीक है, जो बारिश अभी तक होती है। ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट 5 इयर्स का डेटा ले लिया, यानी लास्ट 5 ईयर का डेटा लिया। इसका मतलब आपने एक सैंपल चूज किया कुछ ईयर्स का। कितने ईयर्स का? 5 इयर्स का। यानी आपने जो सैंपल चूज किया उसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। 48, 42,
40, 44 और 43। यानी जो सैंपल आपने चूज किया उसका जो साइज है वो कितना है, 5 है। यानी एन की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब आपको क्या चेक करना है, कैन वी कंक्लूड दैट द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर इज लेस देन द नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि जो एवरेज रेनफॉल हुआ है लास्ट 5 ईयर्स, क्या वो लेस देन है नॉर्मल रेनफॉल से, जो कि नॉर्मल रेनफॉल होता है उससे। ठीक है, अब इसको किस पर टेस्ट करना है आपको, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। यानी ये किसकी वैल्यू दे दी आपको, अल्फा की वैल्यू दे दी है। अब सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देखकर ये पता लगाना है कि क्वेश्चन में टी टेस्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में जो बात की गई है वो मीन की बात की गई है, यानी एवरेज रेनफॉल की बात की गई है। एवरेज और मीन की जब भी बात होगी तो वहां पर टी टेस्ट यूज आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन ये है कि जो सैंपल साइज होना चाहिए आपका, वो कितना होना चाहिए, 30 या 30 से लेस देन होना चाहिए। तो सैंपल साइज तो आपका 5 है, क्योंकि आपने लास्ट 5 ईयर्स का ही डेटा लिया है। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी, 5 है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप टी टेस्ट यूज करेंगे सिंगल सैंपल के लिए। क्यों, क्योंकि आपने एक ही सैंपल लिया है 5 ईयर्स का, लास्ट 5 ईयर्स का डेटा है आपके पास। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले तो नल हाइपोथेसिस को हम डिफाइन करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस में हम क्या मान के चलते हैं कि जो पॉपुलेशन मीन होती है हमारी, और जो सैंपल मीन होती है, उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर मीन की जगह हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे, एवरेज वर्ड यूज करेंगे। तो हम मान लेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। मतलब ये सैंपल का मीन हो गया, एंड नॉर्मल रेनफॉल। नॉर्मल रेनफॉल क्या हो गया, ये पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात कर दी हमने। तो कहने का मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स एंड नॉर्मल रेनफॉल। यानी पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों इक्वल हैं। पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करते हैं और सैंपल मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एच नोट आप बोल सकते हैं कि क्या है, एक्स बार इक्वल टू म्यू। ये जो स्टेटमेंट है आपका एक्स बार इक्वल टू म्यू, ये क्या है आपका एच नोट हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस हो जाएगी, जिसको आप चेक करेंगे। अब इसके बाद अब आप लेते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी H1। अब H1 क्या होता है, जो एच नोट में जो बात आपने ली है, जो स्टेटमेंट लिया है, उसके अगेंस्ट आप जाएंगे H1 में। तो एच नोट में तो आपने ये लिया है कि एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स और नॉर्मल रेनफॉल जो है वो इक्वल है। तो इसमें ये इक्वल ना बोल के, नॉट इक्वल ना बोल के, यहाँ पर देख लीजिए आप क्या गिवन है, एक वर्ड यूज किया गया है लेस देन। तो जब भी ऐसे वर्ड यूज किया जाएंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, मोर, एबव, बिलो, तो तब ये वर्ड आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यूज करेंगे। यानी अब यहाँ पर आप एक्स बार इक्वल टू म्यू था, यानी पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन इक्वल थे, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर इज लेस देन द नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो H1 को अब आप लिख सकते हैं, देखिए ये तो है लास्ट 5 ईयर का मीन एक्स बार। अब ये क्या बोला गया है कि लेस देन है किससे, नॉर्मल रेनफॉल। अब नॉर्मल रेनफॉल क्या हो गया, म्यू, यानी ये पॉपुलेशन मीन है, तो ये उससे लेस देन है, तो हमने इससे लेस देन कर दिया। तो ये एच बना गई, जो कि एच नोट के अगेंस्ट है। अब आपको H1 से ये चेक करना है कि टेस्ट जो है वो आपका सिंगल टेल टेस्ट है या फिर टू टेल्ड टेस्ट है। तो मैंने बताया था जब भी यहाँ पर आपका नॉट इक्वल टू का साइन होगा, तो तब तो सिंगल टू टेल्ड टेस्ट होता है, और अगर यहाँ नॉट इक्वल टू के साइन के प्लेस पर ये साइन होगा तो टू टेल्ड होता है। इस तरह का कोई भी साइन होगा तो सिंगल टेल्ड टेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर
लेस देन वाला साइन है ये, तो यहाँ पर ये टेस्ट कैसा हो गया आपका, सिंगल टेल टेस्ट हो गया। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए गिवन है आपको n, यानी कितनी ऑब्जर्वेशंस गिवन है, n ऑब्जर्वेशंस की, मतलब 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स का डेटा है। तो n कितना हो गया, 5 हो गया। अब बात करते हैं पॉपुलेशन मीन की, तो म्यू कितना है, देखिए उसने बोल दिया है कि नॉर्मली जो बारिश होती है वहां पर रेनफॉल होता है, अभी तक हुआ है, वो कितना हुआ है, 45। यानी ये किसी पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं की जा रही, ये ओवरऑल बात की जा रही है, यानी पूरी पॉपुलेशन की बात की जा रही है। तो यानी म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई। ठीक है, तो एन आ गया हमारा, म्यू आ गया हमारे पास। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टी। अब टी का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। तो म्यू और एन तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी हमारे पास एक्स बार और एस नहीं है, तो इसलिए हम अभी टी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स बार। और जब एक्स बार फाइंड कर लेंगे हम, तब उसके बाद फाइंड करेंगे एस, और जब ये दोनों फाइंड हो जाएंगे तब हम टी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्स बार को। अब एक्स में हम क्या लेंगे, जो ये डेटा गिवन है हमें 5 ईयर्स का, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को हम एक्स ले लेंगे। तो जो 5 ईयर्स का डेटा था हमें, ये जो बारिश हुई है लास्ट 5 ईयर, ये जो भी डेटा है हमने इसको क्या बोल दिया, ये किसकी वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। तो यानी समेशन एक्स, यानी एक्स का हमें टोटल चाहिए, तो हम एक्स का टोटल फाइंड कर लेते हैं। तो हमने एक्स का टोटल फाइंड कर लिया, वो कितना आया, 217। अब हम फाइंड करेंगे मीन, जो कि होता है समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स कितना आया आपका, समेशन एक्स आया 217, यहाँ पर 217 पुट कर देंगे। और एन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है, तो यहाँ पर 5 पुट कर देते हैं। तो ये पुट करने के बाद हमें जो एक्स बार की वैल्यू मिली, वो क्या वैल्यू मिली, 43.4 वैल्यू मिल गई। तो ये किसकी वैल्यू मिली हमें, एक्स बार की। ठीक है, अब हमारा एक्स बार आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। एस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। अब इस फॉर्मूले में देखिए समेशन किसके आगे है, इसके आगे। सबसे पहले ये कॉलम आपको फाइंड करना पड़ेगा, यानी x माइनस एक्स बार का कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा x माइनस एक्स बार, और x तो x है ही, x बार कितना आया है आपका, 43.4, यानी ये कॉलम बनाना पड़ेगा आपको x माइनस 43.4। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो हमने बना लिया कॉलम एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, वो आई थी हमारी 43.4। तो यानी ये कॉलम बनाया हमने एक्स माइनस 43.4। तो यानी ये कैसे फाइंड होगा, ये जो एक्स की वैल्यू है, इन सभी वैल्यूज से हम क्या माइनस कर देंगे, 43.4। तो इन सभी वैल्यूज से हम क्या माइनस कर देते हैं, 43.4, तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, जब ये वैल्यूज मिल जाएंगी तो हमें यहाँ पर कॉलम बनाना है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये कैसे बनेगा, देखिए एक्स माइनस एक्स बार तो ये कॉलम है, इसका यहाँ पर स्क्वायर कर देना है सिंपली। यानी ये जो वैल्यूज हैं इनके क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस कॉलम को हमें बनाना है, तो बना लेते हैं एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को। ठीक है, तो हमने इस वैल्यू का होल स्क्वायर किया तो ये आया, इसका स्क्वायर किया तो ये आया, -3.4 का स्क्वायर किया तो ये मिल जाएगा, 0.6 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और -0.4 का स्क्वायर ये हो जाएगा। इसके बाद हमने इस कॉलम का टोटल भी फाइंड कर लिया, यानी इन सभी वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया, जो कि कितना आया, 35.200। ठीक है, जब इसका टोटल फाइंड हो जाएगा, उसके बाद हम फाइंड करेंगे एस को। तो एस का क्या फॉर्मूला होता है, एस होता है समेशन ऑफ अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। तो ये जो एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर है, इसका टोटल कितना आया है,
35.200। ठीक है, तो इसके प्लेस पर ये पुट कर देंगे और एन के प्लेस पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 5 है, 5 पुट कर देते हैं। तो कैलकुलेट किया हमने, तो एस की जो वैल्यू मिली हमें, वो वैल्यू मिल गई 2.96। ठीक है, जब एस की वैल्यू मिल जाएगी फिर हम फाइंड करेंगे टी को। तो टी क्या होता है हमारा, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। अब एक्स बार की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपकी, एस की वैल्यू अभी आपने ये फाइंड की है, और एन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो इन सभी की वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो टी की जो वैल्यू आएगी हमारी, वो आई -1.20, नेगेटिव आई इस बार। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आती है इसका मॉडुलस ले लेते हैं, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो जब मॉडुलस लेंगे हम इसका, तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये टी की वैल्यू, ये 1.20 है भाई, यहाँ पर कितना है, 1.20। एक सेकेंड, टी की वैल्यू 1.20 आ जाएगी। ठीक है, अब जब आप, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है आपकी, अब इसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप फाइंड करेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। तो n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो 5 पुट कर दिया n के प्लेस पर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आई 4। अब अल्फा लेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन में गिवन था आपको इस बार, कितना गिवन था, 5%। तो 5% का मतलब क्या हो गया, 5 को 100 से डिवाइड किया तो 0.05। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई। अब आप टेबल से वैल्यू देखेंगे टी की, जिसको हम बोलते हैं टी अल्फा। तो ये टेबल से वैल्यू देखेंगे, जो कि आएगी 2.13। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, ज्यादातर आप लोगों के पास जो टेबल है, वो टी टेस्ट की टेबल है, टू टेल टेस्ट के लिए। लेकिन ये ये इस क्वेश्चन में जो टेस्ट लगा रहे हैं, ये कैसा टेस्ट है, सिंगल टेल्ड। यानी इसमें जो H1 थी वो इस तरह से डिफाइन थी, लेस देन का साइन था। तो यानी कैसी थी ये, सिंगल टेल्ड था। तो सिंगल टेल्ड में वैल्यू कैसे देखेंगे, टेबल से देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 4 देखेंगे यहाँ पर टेबल में, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा, 0.10। तो यानी टेबल बोला जाएगा 5% पर ही, लेकिन टेबल में जो वैल्यू देखेंगे आप, वो 0.10 पर देखेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपके पास टू टेल्ड की टेबल होगी। और ये टेस्ट जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैसा लगा है, सिंगल टेल्ड लगा है। तो वो वैल्यू आप टेबल से देख लेंगे तो कितनी आएगी, 2.13। तो ये टी की टेबुलेटेड वैल्यू आ गई। अब टी कैलकुलेटेड और टी टेबुलेटेड को हम कंपेयर करेंगे। तो ये जो वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू, इस टेबुलेटेड वैल्यू से टी अल्फा से लेस देन है। यानी टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो टी की टेबल वाली जो वैल्यू है उससे लेस देन है। तो जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन होती है, तो उस केस में जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो यानी डिसीजन पर हम आएंगे अब, तो हम लिखेंगे द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, यानी कौन सी बात मानी जाएगी, जो आपने एच नोट में कंसीडर की थी, एच नोट एक्सेप्टेड हो गई है, यानी वो बात आपकी मानी जाएगी। इसका मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एंड नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।